Hello students, welcome back to Prepon. These days we are doing MCQs on Indian polity. अब तक हम लोगों ने जुडिशरी पे किए, पार्लियामेंट पे किए, फंडामेंटल राइट्स पे किए, डीपीएसपी पे किए. आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्शंस पे करते हैं. Elections of Lok Sabha are conducted by the Election Commission of India on the orders of. लोक सभा के इलेक्शंस होते हैं, किसके ऑर्डर्स पे होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट और नन ऑफ द अबव. आपको पता है आर्टिकल 85 के अनुसार दो सिटिंग्स के बीच का गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इसलिए राष्ट्रपति की जिम्मेदारी ये होती है कि लोकसभा जब भंग हो जाए तो 6 महीने के अंदर नई लोकसभा बन जानी चाहिए. तो इसका आंसर है राष्ट्रपति. राष्ट्रपति का संवैधानिक ड्यूटी है कि वो नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट करवाएं, इसलिए उन्हीं के ऑर्डर्स पे इलेक्शंस होते हैं. ए इज द आंसर. Next question. The election has an independent secretariat with all the powers to appoint persons serving in it. इलेक्शन कमीशन के पास अपना इंडिपेंडेंट सचिवालय है और जितने लोग काम करते हैं उनमें जितने लोग अपॉइंट किए जाते हैं उसकी इंडिपेंडेंट पावर्स इलेक्शन कमीशन के पास है. दूसरा स्टेटमेंट, सैलरीज ऑफ ऑल द पर्सन्स एंड द अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन आर पार्ट ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर. दोनों स्टेटमेंट गलत है. इलेक्शन कमीशन के पास सचिवालय तो है बट इंडिपेंडेंट नहीं है. इलेक्शन कमीशन के पास वैसे अधिकार नहीं है जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने लोग सुप्रीम कोर्ट में नॉन जुडिशियल स्टाफ के लोग काम करते हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं. ऐसा कोई अधिकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं होता है. तो पहला स्टेटमेंट गलत है. और इलेक्शन कमीशन के जो एक्सपेंसेस हैं अभी भी वो चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं है. 2016 में इलेक्शन कमीशन ने एक रिफॉर्म्स की रिकमेंडेशन दी है, उसमें इन दोनों की बात की गई है कि इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट दे दिया जाए, सारे स्टाफ के लोग इलेक्शन कमीशन खुद ही अपॉइंट करेगा, ऐसा मांगा गया है. और इलेक्शन कमीशन का एक्सपेंडिचर चार्ज एक्सपेंडिचर हो जाए. चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है आपको पता है, बजट का वो पार्ट होता है जिसपे डिस्कशन होता है बट वोट नहीं होता है. तो ये दोनों ही फीचर इलेक्शन कमीशन को और इंडिपेंडेंट बनाएंगे. 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इन दोनों मुद्दों पर सरकार को पार्लियामेंट को विचार करना चाहिए. तो ये दोनों ही गलत हो जाते हैं. डी इज द आंसर. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स ऑल द इलेक्शंस इन द कंट्री. इट हैज परमानेंट स्टाफ ऑफ इट्स ओन टू कंडक्ट द इलेक्शंस. देश के सारे इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है. पंचायत के इलेक्शंस राज्य के चुनाव आयोग कराते हैं, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है. और इलेक्शन कराने के लिए इसके पास स्टाफ नहीं होता है. राष्ट्रपति की जिम्मेदारी लोकसभा इलेक्शन के लिए स्टाफ देने के लिए होती है और गवर्नर की जिम्मेदारी विधानसभा के स्टाफ देने के लिए, विधानसभा इलेक्शन के स्टाफ देने के लिए होती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं. सरकार पे निर्भर करना पड़ता है इसको इलेक्शन कराने के लिए. आप देखते हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उन्हें डेपुटेशन पे लिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह डेपुटेशन पे चला जाता है. इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, दोनों सही नहीं है. द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑल इलेक्शन कमिश्नर्स. ये गलत हो जाता है. संविधान इसकी बात नहीं करता है, इसके लिए एक कानून है जो कि 2023 में बिल्कुल नया पार्लियामेंट ने बना दिया है. तो उसमें क्वालिफिकेशंस की बात की गई है, लेकिन संविधान में क्वालिफिकेशंस की बात कहीं नहीं की गई है. The CEC and election commissioners have to fulfill similar qualifications and have similar powers and get the same salary. ये सही है कि उनके पास उनकी क्वालिफिकेशन सिमिलर हैं, उनकी पावर्स और सैलरी वगैरह सेम होती है. ये स्टेटमेंट सही है. एज पर द न्यू लॉ पहले भी ऐसा ही था. चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शन कमीशन का हेड तो होता है, बाकी तीनों की सैलरी वगैरह पावर्स वगैरह बराबर होती हैं. तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट. The constitutional provisions specifically mention conditions on which electoral roll of a constituency cannot be made. आपको पता है आर्टिकल 325 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 325 है संविधान का, उसमें लिखा हुआ है किन आधारों पर लोगों को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा. रिलीजन है, कास्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा. इन आधारों पर तो किसी का नाम, इन आधारों पर मतदाता सूची नहीं बनेगी. तो स्टेटमेंट सही हो जाता है. इट मेंशंस, स्पेसिफिकली मेंशंस कंडीशन ऑन विच इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन नॉट बी मेड. किस आधार पे बनेगी ये नहीं, किस आधार पे नहीं बनेगी कम से कम ये मेंशन है 325 में. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशंस ऑन व्हाट बेसिस ए पर्सन कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर. ये भी सही है. आर्टिकल 326 को देखेंगे
तो वहां पर लिखा हुआ है किस आधार पर व्यक्ति को वोट देने के लिए रजिस्टर नहीं किया जा सकता है, वहां लिखा हुआ किसी इलेक्टोरल ऑफेंस में शामिल नहीं होना चाहिए। तो 326 325 में ये मेंशन हुआ करता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। सी इज द आंसर। द नेशनल एंड स्टेट पार्टीज आर सर्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, गलत हो जाता है। ये तो इलेक्शन लॉ के तहत मेंशन है कि नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी का कंडीशंस क्या होंगी, संविधान का इससे कोई मतलब नहीं है। This certification is reviewed after at every general election after 5 years, ये भी गलत है। पहले 5-5 साल में होता था, लेकिन 2016 के बाद ये कर दिया गया कि जिस क्राइटेरिया पे पार्टी को स्टेटस दिया जाता है नेशनल स्टेट पार्टी का, वो अब 10 साल में रिव्यू किया जाएगा। अगर 10 साल में आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती है तो आपका स्टेटस वापस ले लिया जाएगा। 2016 तक ये हर इलेक्शन में चेक होता था कि वो कंडीशन, जिस कंडीशंस पे आपको स्टेटस मिला है वो आप मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों ही गलत हो जाते हैं। डी इज द आंसर। एक कैंडिडेट, एक इलेक्शन सिस्टम के बारे में बात हो रही है। एक कैंडिडेट रिक्वायर्स ए मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स टू गेट इलेक्टेड। इस इलेक्शन सिस्टम में किसी को इलेक्ट होना है व्यक्ति को, उसे कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ वोट चाहिए ही होते हैं। सेकंड, द सरप्लस वोट्स ऑफ ए कैंडिडेट गेट्स फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग कैंडिडेट्स। जो मिनिमम नंबर वोट्स मिलने के बाद जो बाकी वोट होते हैं वो बाकी कैंडिडेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। दिस वोटिंग इज डन ओनली इन द नेम ऑफ द पार्टी अदर देन द कैंडिडेट। और ऐसे इलेक्शन में पार्टी के नाम पे वोट होता है, कैंडिडेट के नाम पर नहीं होता है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है, ये भी सही है। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बात हो रही है which of the above statement are related to proportional representation system single transferable vote। तो पहला दूसरा जो है ये PRS STV के बारे में बात हो रही है। थर्ड इज नॉट करेक्ट अबाउट दिस सिस्टम, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। जिससे राज्यसभा का इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता है, उन दोनों में ऐसा किया जाता है। द राइट टू वोट कैन बी सस्पेंडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। जो आरपीए वगैरह है, जो कानून बने हैं इलेक्शन के, उसके तहत अगर कुछ इस तरीके के ग्राउंड्स हैं, उन ग्राउंड्स पे अगर व्यक्ति ने कुछ किया है तो इलेक्शन कमीशन राइट टू वोट को सस्पेंड कर देता है। ये बिल्कुल सही है, इलेक्शन कमीशन 6 साल तक के लिए सस्पेंड राइट टू वोट कर देता है। राइट टू बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर इज नॉट अवेलेबल टू दोज हु आर मेंटली चैलेंज्ड। आप आर्टिकल 326 देखेंगे, वहां लिखा हुआ है जो अनसाउंड माइंड के हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, दोनों ही करेक्ट हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू इफेक्ट द मोमेंट एमसीसी लागू हो जाता है, आचार संहिता लागू हो जाती है। किस समय होती है? इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस, तब होती है। नोटिफिकेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यू हाउस इज इशूड, या जब नई लोकसभा को बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, या जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता है जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा का पूरा बैठ के इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस करता है, उसी मोमेंट से, उसी क्षण से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाता है। द इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू रजिस्टर एंड डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो आरपीए के तहत पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर कर सकता है। अगर वो गलत करती है तो डी रजिस्टर कर सकता है। ये गलत है, रजिस्टर करने का अधिकार तो उसके पास है, डी रजिस्टर करने का अधिकार उसके पास अभी भी नहीं है। ये भी 2016 के जो रिफॉर्म्स हैं उनमें मांगा गया है कि इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करने का अधिकार भी दिया जाए, तो ये अधिकार नहीं, इसलिए गलत हो जाता है। एन एमपी कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑन द ग्राउंड मेंशन्ड इन आर्टिकल 102 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन। 102 में कुछ ग्राउंड मेंशन्ड है, क्लॉज 1 इंसॉल्वेंसी है, सिटीजनशिप, नॉन सिटीजनशिप है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वगैरह है, कुछ आधार दिए हुए हैं। इन आधारों पर कोई भी एमपी अगर गलत करता है या उस आधार पर फिट नहीं बैठता है तो उसका मेंबरशिप खत्म हो जाती है। लेकिन ये रिकमेंडेशन स्पीकर और चेयरमैन की नहीं होती है, इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन देता है और राष्ट्रपति एमपी को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो दोनों ही गलत हो जाते हैं, इसलिए दोनों ही सही नहीं है। तो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस ऑन इलेक्शंस, रिलेटेड टू इलेक्शंस। कहीं कहीं छोटे छोटे कंसेप्ट इसमें डिस्कस हुए हैं
आपने उन्हें पढ़ा होगा, इसको जस्ट रिवाइज करने की हम कोशिश कर रहे थे। चलिए, थैंक्स ए लॉट, थैंक यू वेरी मच। आप इसको देखिए, वीडियोस देखिए, क्वेश्चंस बहुत यूजफुल हैं, आपके एग्जाम में काम आएंगे। थैंक यू।